हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन खत्म किया था। लेक्चर 2 में इसमें अब हम लोग उसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके आगे पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफाई कर लिए थे हम लोग। जान गए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। हम लोग ये भी जान गए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के 5 तरीके हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के 5 तरीके हैं। क्या क्या? पहला, स्ट्रक्चरल फॉर्म, इसके बाद डॉट फॉर्मूला, उसके बाद कंडेंस्ड फॉर्म, देन बॉन्ड लाइन फॉर्म, and the last one is expanded form. अच्छा सर, ये तो आपने नाम तो बता दिए फॉर्म के, लेकिन इनको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो इनके रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ छोटे छोटे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं, C4H10। इसके सारे एग्जांपल्स लेंगे, इसके हम लोग सारे फॉर्म्स बनाएंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्म का दूसरा नाम डैश फॉर्म भी होता है। क्या होता है? डैश फॉर्म भी होता है। डॉट फॉर्म का दूसरा नाम लुईस स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, बाकी सबका एक ही नाम है। तो C4H10 का अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म देखें, C4H10 का स्ट्रक्चरल फॉर्म देखें तो क्या होगा? सिंपली 4 बार C लगा देंगे और हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा देंगे। अगर कहीं हमको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिख रहा है, then this is known as structural form of that particular compound। अच्छा सर, तो डॉट का क्या करेंगे? डॉट फार्मूला में भी सेम इसी तरीके से रखेंगे, कारण सबसे पहले 4, और ध्यान रखेंगे कि जो बॉन्ड वर्टिकल है उनके डॉट कैसे लगेंगे? उनके डॉट हॉरिजॉन्टल लगेंगे। जो बॉन्ड वर्टिकल है उनके डॉट हॉरिजॉन्टल लगेंगे, और जो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है उनके डॉट कैसे लगेंगे? वर्टिकल लगेंगे। तो हमको दिख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे बीच वाले बॉन्ड्स लगे हैं, ये कैसे लगे हैं? ये हॉरिजॉन्टल लगे हैं। तो इनके डॉट्स कैसे लगेंगे? वर्टिकल लगेंगे। इनके डॉट्स कैसे लगेंगे? वर्टिकल लगेंगे। जबकि जितने वर्टिकल बॉन्ड्स हमको दिख रहे हैं, इनके डॉट्स कैसे लगेंगे? हॉरिजॉन्टल लगेंगे। बस अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा देंगे। ये हो गया डॉट फार्मूला। इसके बाद सर कंडेंस फॉर्म क्या होता है? कंडेंस मतलब क्या होता है? कंडेंस मतलब जब किसी भी चीज को बहुत ही पास रख दिया जाए। कंडेंस का मतलब क्या? जब किसी को बहुत पास रख दिया जाए। तो जब सारे कंपाउंड्स हैं, अगर हम लोग इनको पास रख दें तो हमारा क्या बन जाएगा? कंडेंस फॉर्म बन जाएगा। तो इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे और इसको 4 मानेंगे। इस तरीके से करके रख सकते हैं। इसमें क्या है? CH3, देन CH2, देन CH2 एंड देन CH3। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा कंडेंस फॉर्म। लेकिन सर, क्या हमेशा पेपर में कंडेंस फॉर्म देखने के लिए मिलेगा? तो हो सकता है कि मोर कंडेंस फॉर्म देखने के लिए मिले, हो सकता है मोर कंडेंस फॉर्म देखने के लिए मिले। और अगर कहीं पर हमको मोर कंडेंस फॉर्म देखने के लिए मिल रहा है तो हम लोग प्रेफरेंस भी मोर कंडेंस वाले को देंगे। तो यहाँ पर मोर कंडेंस कौन सा देखने को मिल रहा है कि अगर इस CH2 को, ये दो जो कंटिन्यूअस CH2 हैं, ये जो कंटिन्यूअस CH2 है, इनको एक साथ मिला के रख दिया जाए तो मोर कंडेंस फॉर्म बन जाता है। अच्छा सर, कैसे रखेंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3, CH2 का होल ट्वाइस और CH3। अब एक प्रश्न उठता है कि सर, जब चीजों को पास में ही रखा जा रहा है तो इन CH3 को क्यों नहीं एक साथ रख दिया जाता? तो इन CH3 को एक साथ इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इनके बीच में कौन है? CH2। तो कभी भी दो चीजों को बहुत पास हम लोग तभी रख सकते हैं या एक दूसरे के साथ तभी रख सकते हैं जब उसके बीच में कुछ और ना हो। बाकी तो आप लोग स्वयं समझदार हैं, इसको एक साथ कर सकते हैं। इसके बाद बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या करना है? बॉन्ड लाइन फार्मूला में बड़ा सिंपल सा ही काम करना है कि सभी कार्बन्स को डॉट के फॉर्म में शो करना है। बॉन्ड लाइन में सभी कार्बन्स को डॉट के फॉर्म में शो करना है और
zigzag फॉर्म में शो करना है। सभी कार्बन को डॉट के फॉर्म में शो करना है और zigzag फॉर्म में शो करना है। तो 4 कार्बन हैं, तो 1 2 3 और 4, और इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। कोई दूसरे तरीके का बॉन्ड नहीं है, इसलिए कोई बॉन्ड नहीं लगाएंगे। अच्छा सर, ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है? एक्सपैंडेड फॉर्म और स्ट्रक्चरल फॉर्म में कोई भी अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि स्ट्रक्चरल फॉर्म एक अलग तरीके से बनाया जाता है और एक्सपैंडेड फॉर्म को हम लोग सिर्फ जो बॉन्ड लाइन है उसी में ही कार्बन और हाइड्रोजन को इंक्लूड करके बना देते हैं। जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, जो बॉन्ड लाइन फार्मूला है, उसी बॉन्ड लाइन फार्मूलाज में बस डॉट की जगह कार्बन लगा देंगे और हाइड्रोजन या कोई अन्य कंपाउंड है तो उसको सेटिस्फाई करा देंगे। जैसे यहाँ पर आपको कितने 4 डॉट्स दिख रहे हैं, तो बस 4 कार्बन लगा देंगे, 1 2 3 4, और इसके बीच में बॉन्ड्स बना देंगे और इसके हाइड्रोजन्स को सेटिस्फाई करा देंगे, इसके हाइड्रोजन्स को सेटिस्फाई करा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको एक्सपैंडेड फॉर्म मिल जाएगी। सही, तो बहुत आसान था, बिल्कुल आसान था। सर क्या इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं? बहुत कम चांसेस हैं कि इसके डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे, बट हमको आना बहुत जरूरी है। क्यों सर? जब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसमें हम लोग इतना समय अपना क्यों दें? इसमें समय इसलिए देने की आवश्यकता है कि जब आगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होंगे तो, और हो सकता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया हो और बॉन्ड लाइन के फॉर्म में दिया हो, तो हमको यही नहीं समझ में आएगा कि कार्बन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, कौन सा कंपाउंड कहाँ लगा है। इसलिए इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने बहुत जरूरी है, रिप्रेजेंटेशन आना बहुत जरूरी है, ताकि हमको ये पता चल सके कि उसके फॉर्म के स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से दिखाया गया है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान था, बहुत फटाफट से हो गया। ये भी लेक्चर कोई बहुत टफ नहीं है, जैसे पिछला लेक्चर बहुत इजीली निपट गया था, आसानी से निकल गया था, उसी तरीके से ये भी लेक्चर आसानी से निकल जाएगा। अभी तक हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखा, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फॉर्म देखा, डॉट फॉर्मूला देखा, कंडेंस फॉर्म देखा, बॉन्ड लाइन देखा, एक्सपैंडेड फॉर्म देखा। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म हो गया। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग उसको करते रहिएगा साथ साथ में। मैं जब चैप्टर्स जैसे जैसे खत्म होंगे, कुछ पोर्शन खत्म होगा, उसके बाद जहाँ जहाँ समय मिलेगा, जहाँ जहाँ जिस तरीके से जरूरत लगेगी, मैं क्वेश्चंस अपनी ओर से कराता जाऊंगा। इसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ 3 तरह के पढ़ने हैं। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा तरीके के हैं, जैसे sp3d2 है, sp3d है, इस तरीके के बहुत सारे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब बात करेंगे, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही होगी, तो हमको सिर्फ 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है तो हमको सिर्फ 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं। कौन से सर? sp3, sp2 और sp। sp3, sp2 और sp। हाइब्रिडाइजेशन में हमको यहाँ पर सिर्फ 3 ही तरीके के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं, sp3, sp2 और sp। वो तो सर सब ठीक है, पर हम पहली बार सुन रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है, वो इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस है, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स को एक साथ मिला करके कुछ नए ऑर्बिटल्स का गठन करते हैं, कुछ नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और उसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। सर थोड़ा सा एग्जांपल बताइए, समझ में नहीं आया, बहुत ऑर्बिटल हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट चीजों को एक साथ मिला दिया जाए और कुछ नया बनाया जाए। आजकल हम लोगों ने अपनी कॉमन लाइफ में हाइब्रिड पेड़ के नाम सुने होंगे, हाइब्रिड फ्लावर के नाम सुने होंगे, हाइब्रिड सीड्स के नाम सुने होंगे, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज की चीजों को मिलाया जाता है और कुछ एक ऐसी चीज बनाई जाती है जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ एक जैसी हो, जिसमें कुछ पिछले वाली से हो, कुछ नई वाली से हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर हम लोग s ब्लॉक और p ब्लॉक के ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। बाकी आगे डीएफ का भी करते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग s ब्लॉक और p ब्लॉक के ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग करते हैं, और इंटरमिक्सिंग करने के बाद कुछ नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, जब इंटरमिक्सिंग होती है तो क्या होता है कि उनकी शेप अलग अलग होती है, उनका साइज अलग अलग होता है, उनका प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। लेकिन जब नए ऑर्बिटल क्रिएट हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब उनकी शेप एक जैसी होती है, उनका साइज एक जैसा होता है, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ s और इंटरमिक्सिंग ऑफ s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम साइज, सेम एनर्जी एंड सेम शेप विद इक्विवेलेंट एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो एक पहले हम लोग जनरल हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं और फिर तीनों में जो शेप और बॉन्ड एंगल है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं
कि s ऑर्बिटल में कितनी स्पेस होगी, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, पहले यहाँ थोड़ा सा सीख लेंगे, उसके बाद हाइब्रिडेशन शुरू करेंगे कि s ऑर्बिटल की जो शेप है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, और अंदर ऑर्बिटल रहने की कितनी जगह होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। p में शेप होती है डबल और अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। अभी हमको इतने की आवश्यकता है तो हम इतना ही सीखेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका क्या होता है कि एक तरफ से पहले सीधे सीधे बने जाएंगे और फिर उसके बाद उसी तरफ से उल्टे उल्टे बढ़ भी जाएंगे। मतलब एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है या सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इसमें रहेगा और एक इसमें रहेगा, एक ही में दोनों नहीं रहेंगे, पहले जो इतनी खाली है उसमें रहेंगे। अच्छा सर, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स की बात कर लें, अगर ये तो हो गया, इसके बाद अगर ऑर्बिटल की बात करें तो कोई पता है कि सपोज अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर ऑर्बिटल्स होते हैं अलग अलग। तो अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड शेल की बात करेंगे, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल की बात करेंगे। फर्स्ट शेल में हमारे पास सिर्फ s ब्लॉक होता है, जबकि सेकंड शेल में हमारे पास s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स दोनों होते हैं। फर्स्ट शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, सेकंड शेल में s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल दोनों होते हैं, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी क्या हमको पता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है तो हाइब्रिडाइजेशन भी किसका होगा, कार्बन का होगा। तो क्या कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी आपको पता है? बिल्कुल पता है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी क्या है? 1s2 2s2 2p2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी क्या होगी? 1s2 2s2 2p2, मतलब s पहले शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो अब इसकी हम लोग ग्राउंड स्टेट बनाते हैं। सपोज यहाँ पर हम लोग जो है, अच्छा इसमें ही बनाते हैं, ठीक है, इसका ग्राउंड स्टेट बनाते हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या? जिस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं उनको उसी तरीके से रखते हैं। तो पहली शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में s ऑर्बिटल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में p ऑर्बिटल, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें रहेगा और एक इसमें रहेगा और एक पूरा पूरा वैकेंट रहेगा। अच्छा भैया, ये थोड़ा सा क्या हुआ, एक्साइट हुआ। कैसा एक्साइट हुआ? मतलब तो अगर हम यहाँ अगर समझाने लगेंगे तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा और टॉपिक से हट जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने घर में आगे वाले कमरे में बैठे हैं, आपके पेरेंट आ गए, आप पढ़ रहे थे, आपके पेरेंट्स आ गए, क्या करेंगे? शाबाशी देंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्टाइल में पढ़ रहे थे, मतलब ऊपर से तो किताब थी लेकिन नीचे से फोन, तो आपको पकड़ लिया उन्होंने, फोन चलाते पकड़ लिया। अब फोन चलाते पकड़ लिया और वो भी पढ़ने के बहाने में, तो क्या करेंगे? आप लोग बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि क्या करेंगे। और जो भी उन्होंने किया उससे आप क्या होंगे? एक्साइट होंगे। आप एक्साइट होंगे तो अगर आपके घर में एक ही कमरा है तो आप क्या एक्साइट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप एक्साइट होकर के कमरे से बाहर गए तो फिर घर से बाहर तो आपको एक्साइट होकर के भी उसी कमरे में रहना पड़ेगा। आपके अंदर एक्साइटमेंट दिखाने की कोई भी वजह नहीं होगी, बिल्कुल आप बिल्कुल गुस्सा अपना दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में और कमरे हैं तो ये स्वाभाविक है कि अगर आपको किसी ने एक्साइट किया तो आप वहां से उठ करके दूसरे कमरे में चले जाएंगे। तो वही हाल इसके साथ होता है। ये एक्साइट हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल है, दूसरा कोई ऑर्बिटल है ही नहीं। लेकिन ये एक्साइट हो जाता है क्योंकि सेकेंड इसका पूरा घर है, इसके घर में एक कमरा पूरी तरीके से खाली है, ये एक्साइट होकर के उस कमरे में चला जाएगा। तो वही होता है। तो सिंपल सी भाषा में हम लोगों ने एक्साइटेड स्टेट को समझने की कोशिश किया। एक्साइट होगा तो एक्साइट में ये हम लोग बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक्साइट होगा ही नहीं। एक्साइट कौन सा होगा? सिर्फ सेकंड शेल एक्साइट होगी। सेकंड शेल एक्साइट होगी तो क्या होगा? ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, जिसके अंदर 3 कमरे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाएगा? जो खाली वाली जगह है। तो इसमें, इसमें और इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है सर। अब शेप बनाने की बारी आती है। s ऑर्बिटल की शेप हमने देखी थी कैसी है, स्फेरिकल है। तो s ऑर्बिटल के में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक शेप बनेगी, एक स्फेरिकल आएगा। और p की डबल होती है और p में हमने यहाँ देखा 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक डबल, 2 डबल, 3 डबल। अच्छा सर, क्या हो गया हाइब्रिडेशन? नहीं बेटा, हाइब्रिडेशन अब होगा। अभी तक तो जो जैसा हमने वैसा लिखा, अब होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा इसके नाम के हिसाब से होगा, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि एक s ऑर्बिटल और कितने p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। तो एक s ऑर्बिटल को ले लेंगे और 3 p ऑर्बिटल को ले लेंगे और उनका हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, मतलब ये तीनों चारों ही चले जाएंगे। अब चार चीजें अगर जा रही हैं, चार ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट एनर्जीज के जा रहे हैं, तो नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका शेप सेम होगा, जिनकी साइज सेम होगी, एनर्जी इक्विवेलेंट होगी, वो कितने बनेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, जितने जाएंगे उतने निकलेंगे। बीच में कुछ खत्म थोड़ी हो रहा है, बस सब 2 किलो आटा मिक्स किया गया, उससे 2 किलो आटे की गुड़िया बनेगी, ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। जितना आटा मिक्स किया जा रहा है उतना ही आटा रहेगा। तो जितने ऑर्बिटल्स जा रहे हैं उतने ऑर्बिटल रहेंगे। तो 4 जा रहे हैं तो कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। तो यहाँ पर 4 सेम साइज के ऑर्बिटल और सेम शेप के ऑर्बिटल बन जाएंगे। इसमें किस तरीके का ऑर्बिटल बनता है? इसमें लगभग इस तरीके का ऑर्बिटल बनता है कि नीचे एक छोटा लो और ऊपर एक बड़ा लो, नीचे एक छोटा लो और ऊपर एक बड़ा लो। अब ये जो 4 सेम साइज, सेम शेप और इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स बने हैं, ये चारों अपने आप को एक शेप में ले लेंगे, अपने आप को एक शेप में फिक्स कर लेंगे और उस शेप का नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रन। उस शेप का नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रन। अगर मेरे पास यहाँ कुछ मार्कर्स पड़े हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये कुछ इस तरीके का शेप ले लेंगे, ये कुछ इस तरीके का शेप ले लेंगे, जो एक 3D इमेज बनेगा। इस तरीके का शेप ले लेंगे और ये हर तरफ से सेम एंगल बना रहे होंगे, हर तरफ से सेम एंगल बना रहे होंगे। कितना एंगल बना रहे होंगे सर? तो ये बना रहे होंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स। बॉन्ड एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, मतलब इसका जो हर एंगल बन रहा होगा ये कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके सर, ठीक है। साथ में यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी किसकी? हाइड्रोजन की। यहां पर किसकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी? हाइड्रोजन की। सर वो सब तो ठीक है, पर थोड़ा सा ये बताइए कि हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है? तो बेटा ओवरलैपिंग 2 तरीके की होती है, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। बहुत सिंपल सी बात अगर करें, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब एक तरफ से ओवरलैपिंग होना, सिर्फ मुंडी हेड ओवरलैप हो रही है, दो चीजों को एक दूसरे से ओवरलैप कराकर एक तरफ से। साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होती है कि दो चीजों की ओवरलैपिंग हो रही है दो तरफ से, कुछ ऐसे। ये जिस इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी जिसमें ऊपर का हिस्सा भी और नीचे का हिस्सा भी ओवरलैप कर रहा होगा, देन इट इज नोन एज साइड वाइज ओवरलैपिंग, जो साइड से ओवरलैप हो रही होगी। और जब इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही होगी इस तरीके से, तो यहाँ पर सिंगल साइड ओवरलैपिंग हो रही है, एक ही चीज ओवरलैप हो रही है, दैट इज नोन एज हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक बात का और ध्यान रखना है कि जहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, जहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जहां पर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी वहां पर पाई बॉन्ड बनेगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होती है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स में होती है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स में होती है। ठीक है, वो धीरे धीरे लोग समझेंगे कहां होती है। यहाँ पर कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं था, हमारे पास सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे। हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही थी, हर हेड ऑन ओवरलैपिंग पे एक सिग्मा बनेगा, यानी यहाँ पर कितना सिग्मा बन रहा होगा? एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर और एक सिग्मा यहाँ पर बन रहा होगा। ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो किस चीज का है? ये स्ट्रक्चर है हमारा मीथेन का, CH4। CH4, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस शेप का नाम क्या हुआ? शेप हुई इसकी टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारा एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। सर sp2 ऑर्बिटल बनता कहां है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहां होता है? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर जगह वहां होता है जहां पर डबल बॉन्ड हो।
हर डबल बॉन्ड पर sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा होता है। मतलब सर जो जो प्रॉपर्टीज डबल बॉन्ड की होगी वही वही प्रॉपर्टी sp2 की भी होगी। बिल्कुल। अच्छा सर, मतलब जैसे डबल बॉन्ड सिंगल कार्बन में नहीं बन सकता, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल कार्बन पे नहीं बन सकता, क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी सिंगल कार्बन पे नहीं हो सकता? बिल्कुल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी सिंगल कार्बन पे नहीं हो सकता, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की शर्त है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन अकेले डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? दूसरे कार्बन से कनेक्ट होना पड़ेगा। यानी मीथेन यानी एक कार्बन की मीथेन की ना तो स्ट्रक्चर बनता है ना मीथेन जैसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर इथीन से स्टार्टिंग होगी। अब हम लोग इथीन का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली दूसरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हो रहा होगा। तो एक कार्बन में हमको 4 ऑर्बिटल मिले हैं, दूसरे कार्बन में भी 4 ऑर्बिटल मिलेंगे। दोनों ही कार्बन का एक s और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों ही कार्बन में एक एक का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बच जाएगा। तो क्या होगा जब ये 3 पार्टिसिपेशन में जा रहे हैं और एक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हाइब्रिडाइज कितने निकलेंगे? 3 हाइब्रिडाइज निकलेंगे और एक अनहाइब्रिडाइज बच जाएगा एक कार्बन पे। तो ऐसा ही कुछ दूसरे कार्बन के लिए भी हो रहा होगा। तो जब दूसरे कार्बन के लिए भी ऐसा ही हो रहा होगा तो हमारे पास टोटल 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। अच्छा सर, ये किस शेप में अपने आप को ले लेंगे? ये अपने आप को शेप में सेट करेंगे ट्रायगोनल प्लेनर की शेप में। किसमें? ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये 3 कैसे करेंगे? पहले ये 3 अपने आप को ऐसे 1 2 और 3, साथ में दूसरा कार्बन होगा जो 1 2 और 3 ऐसे पार्टिसिपेट करेगा। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गया है और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गया है। ये दोनों कार्बन्स बन गए, इसमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, इसमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, इसमें 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, इसमें 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। अब क्या हो रहा है? जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। इनके अंदर कौन भरे हुए हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। जब इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं तो ये क्या करेंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो जहां साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी वहां कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। और जहां हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है वहां कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। साथ में यहां पर कौन आएगा? हाइड्रोजन्स आएंगे। साथ में यहां पर हाइड्रोजन्स आएंगे। तो यहां भी एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा। मतलब अगर ये हमारा स्ट्रक्चर है इथीन का जिसमें इधर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, इधर कार्बन, इधर दोनों हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पर हमको टोटल कितने 1 2 3 4 5 सिग्मा मिल रहे हैं और एक पाई मिल रहा है। मतलब sp2 का और बॉन्ड एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? 120 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है? 120 डिग्री। और शेप जो है वो क्या है? शेप जो है वो क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की। अच्छा सर, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s और एक p इलेक्ट्रॉन, एक s और एक p इलेक्ट्रॉन। मतलब अब ये 3 भी नहीं जा रहे हैं, अब सिर्फ एक s और एक p इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जब एक s और एक p इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हाइब्रिडाइज कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो 2 हाइब्रिडाइज बन गए और 2 अनहाइब्रिडाइज बच गए। 2 हाइब्रिडाइज बन गए और 2 अनहाइब्रिडाइज बच गए। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन जैसा आपने इसमें बताया कि ये डबल बॉन्ड पे बन रहा है, तो ये किस पे बन रहा है? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को डबल बॉन्ड पे दिखेगा, उसी तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन हमको कहां दिखेगा? जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। अच्छा सर, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा मतलब इसमें भी 2 कार्बन्स हो गए मिनिमम। बिल्कुल। तो इसमें भी 2 कार्बन्स हो गए, इसका मतलब इसमें भी एक दूसरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन साइमल्टेनियसली हो रहा होगा और जब दूसरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी साइमल्टेनियसली हो रहा होगा तो हमको बिल्कुल इसी तरीके की शेप इसमें भी देखने मिलेगी। उसमें भी देखने मिलेगी, सेम तरह की शेप्स हमको देखने मिलेगी। और जब सेम तरीके की शेप्स हमको देखने मिलेगी तो क्या होगा? ये जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये अपने आप को लीनियर शेप में ले लेंगे। ये अपने आप को लीनियर शेप में ले लेंगे। उसी तरीके से जो दूसरा वाला कार्बन है वो भी अपने आप को लीनियर शेप में ले लेगा, है ना? वो भी अपने आप को शेप में ले लेगा, लीनियर शेप में ले लेगा। इसके बाद एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये।
उसी तरीके से एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये। तो इस ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या करेंगे हम उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और जहां हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही होगी वहां पर एक सिग्मा, एक पाई, यहां पर हाइड्रोजन, यहां भी सिग्मा, यहां पर हाइड्रोजन, यहां भी सिग्मा। मतलब ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर हमारा बना इथीन का। ये स्ट्रक्चर किसका बना? इथीन का बना, जिसमें हमको 1 2 3 सिग्मा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। शेप इसकी क्या बन रही है? शेप इसकी बन रही है 180 डिग्री। कितनी बन रही है? 180 डिग्री। तो मतलब बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, और शेप क्या होगी? लीनियर। तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं? हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट एनर्जी to form new orbitals of same size, same shape and equivalent energy is known as hybridization, and the product is known as hybridized orbitals. So in this hybridization of organic compounds we have studied sp3, sp2, sp. sp3 वाले में हम लोगों ने देखा कि टेट्राहेड्रल शेप बना रहा था, 190 डिग्री डायस्प्लेट एंगल बना रहा था, ठीक है। और sp2 वाले में देखा कि 120 डिग्री एंगल बना रहा था, ट्रायगोनल प्लेनर शेप बना रहा था। sp में 180 डिग्री एंगल बना रहा था और लीनियर शेप बना रहा था। छोटी छोटी बातें और थी कि sp3 में सिंगल बॉन्ड में था, sp2 डबल बॉन्ड में था, और sp sp ट्रिपल बॉन्ड में था। एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और 0 पाई, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और 1 पाई, और उसी तरीके से एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और 2 पाई। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े। एनसीईआरटी के बेस्ड इस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग करिएगा, डीपीपीस मिलेंगे उनको भी सॉल्व करिएगा। इसके नीचे भी, इस वीडियो के नीचे भी शायद डीपीपी पड़ी होगी, उसको सॉल्व करिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा टेलीग्राम पेज है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेवा एजुकेशन का आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसका क्यूआर, उसको स्कैन करिए और उसको ज्वाइन करिए। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में दी है लिंक, उसमें भी जाकर के आप कर सकते हैं क्लिक और कर सकते हैं उस टेलीग्राम को ज्वाइन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।